हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। प्रीवियस लेक्चर्स में आप देख चुके हैं रिवेटेड जॉइंट की डिज़ाइन कैसे करते हैं, टाइप्स क्या होते हैं जॉइंट्स के, और जो इंट्रोडक्शन है कुछ डेफिनेशंस हैं वो भी आप देख चुके हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इसेंट्रिक रिवेटेड कनेक्शंस क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इसेंट्रिक रिवेटेड कनेक्शंस। अभी तक आपने जो भी रिवेटेड कनेक्शंस पढ़े कोई भी इसेंट्रिसिटी नहीं थी, यानी कि जो लाइन ऑफ एक्शन था फोर्स पर, तो फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसी डायरेक्शंस में रिवेट थे। तो जो सी जी है, जैसे कि आपने क्या पढ़ा कि सी जी जो है रिवेट्स की, सपोज ये रिवेट्स हैं तो इनकी सी जी क्या होगी, सेंटर में, और इसी लाइन पे ही आपका फोर्स एक्ट कर रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं इसेंट्रिक रिवेटेड कनेक्शंस हैं, मतलब कि जो सी जी है रिवेट ग्रुप की, वो डज नॉट लाई ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसमें लाई नहीं कर रही है, इसीलिए इस टाइप के कनेक्शंस कहलाते हैं इसेंट्रिक रिवेटेड कनेक्शंस। अब इसमें दो केसेस होते हैं। पहला केस है आपका इन प्लेन इसेंट्रिसिटी, मतलब जो रिवेट ग्रुप है और जो लोड है वो एक ही प्लेन में है। तो उस केस में जो अगर सी जी जो है ग्रुप की, उस वो लाइन ऑफ एक्शन फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन में लाई नहीं करती, तो वो आपके कहलाते हैं प्लेन इसेंट्रिक कनेक्शंस। जैसे कि देख लीजिए कि सपोज ये कोई सेक्शन है, यहाँ पे ये रिवेटेड ग्रुप है, ठीक है। तो ये जो है इस टाइप से एक प्लेट अटैच है, यहाँ पर ये फोर्स एक्ट कर रहा है। ये आपने यहाँ पर जो है ये कुछ ब्रैकेट इस टाइप से अटैच है, ठीक है। और जो रिवेट्स हैं वो रिवेट्स कुछ इस टाइप से हैं, ठीक है। तो अगर आप इन रिवेट्स की सीजी देखें तो कहाँ पर होगी, ये सेंटर और ये सेंट्रल डिस्टेंस, यानी कि ये सेंटर पॉइंट जो है इस रिवेट की सीजी होगा, और ये जो फोर्स है वो यहाँ पर लाई कर रहा है। तो इनके बीच एक इसेंट्रिसिटी लाई कर रही होगी, यानी एक ई वैल्यू जो है, जो डिस्टेंस इन दोनों के सीजी और इसके बीच की होती है उसको आप इसेंट्रिसिटी कहते हैं। वो वैल्यू सपोज ई है, ठीक है। तो अगर आपको जो है इस टाइप का सेक्शन मिल जाए तो आप कैसे जो है फोर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, देख लीजिए इसमें। द इफेक्ट ऑफ इसेंट्रिक लोड कैन बी रिप्लेस्ड बाई, जो ये इसेंट्रिक लोड है इसको आपने रिप्लेस कर दिया एक तो एक्सियल लोड पी से। जैसे कि सपोज क्या होता है कि कोई भी ये रिवेट्स हैं, ठीक है। तो इन रिवेट्स में अगर सपोज आप इस रिवेट की बात करें, ये जो सबसे दूर रिवेट है, तो इसकी अगर बात करें तो पहली बात तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड लग रहा है, तो एक्सियल लोड इस रिवेट पर जो भी आएगा वो डायरेक्टली डाउनवर्ड आ जाएगा। यानी एक लोड ये जो एक्ट कर रहा है, सपोज इसको कह दिया F1, ठीक है। अब आपने इस रिवेट को इससे मिलाया इसकी सीजी से, तो ये लाइन ऑफ एक्शन इस रिवेट की सीजी से हो गया। अब आपने देखा कि ये जो सीजी है इस फोर्स के कंपैरेटिवली क्या हो रहा है, इसका फोर्स का क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है। सीजी को अगर आपने सीजी को फिक्स कर दिया और इस सीजी के रिस्पेक्ट में इस फोर्स का मूवमेंट देख रहे हैं, तो एरो डाउनवर्ड है तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है। इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर रिवेट की अगर आप बात करें तो इस रिवेट के लाइन ऑफ एक्शन से जो क्लॉकवाइज रोटेशन, यानी कि डायरेक्टली 90 डिग्री पे जो है आप रोटेशन देंगे, तो क्लॉकवाइज रोटेशन कैसा होगा, कुछ इस टाइप का होगा। ये 90 डिग्री इनके बीच का एंगल बन रहा है। तो ये जो फोर्स है F2 सपोज आपने मान लिया, और ये F1 और F2 के बीच का जो एंगल है वो सपोज आपने कंसीडर कर लिया थीटा, ठीक है। तो ये जो है आप इस टाइप से डिवीजन कर देंगे। तो जो इसेंट्रिक लोड है इसको एक तो आपने एक्सियल लोड से रिप्लेस कर दिया, दूसरा एक बेंडिंग कनेक्शन, यानी द इसेंट्रिक लोड कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ डायरेक्ट फोर्स एंड अ ट्विस्टिंग मोमेंट P। ट्विस्टिंग मोमेंट जो था P इंटू ई, उससे डायरेक्टली आपने रिप्लेस कर दिया एट द सी जी ऑफ रिवेट ग्रुप एज शोन इन फिगर, ठीक है। तो इस फिगर में अगर आप देखें तो इसको आपने क्या किया, एक डायरेक्ट लोड से रिप्लेस किया, दूसरा एक ट्विस्टिंग मोमेंट से। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, एक तो ये जो रिवेट है इस रिवेट पर एक डायरेक्ट डाउनवर्ड लोड लग रहा है जो F1, और यहाँ पर जो लोड लग रहा है वो सपोज आपने क्या मान लिया F2, और इनके बीच का जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, सपोज FR। तो आप एनालिसिस करेंगे कैसे, सबसे पहले आप F1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो F1 होता है ये डायरेक्ट शेयर फोर्स है आपका इन द रिवेट ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ लोड, डायरेक्ट shear force in rivet due to डायरेक्शन ऑफ लोड,
यानी जो लोड P लग रहा है उसकी डायरेक्शन में एक डायरेक्ट शियर फोर्स एक्ट कर रहा है। इसकी वैल्यू होती है कि जो टोटल लोड आ रहा था P, उसको अगर आप नंबर ऑफ रिवेट से डिवाइड कर दें तो ये आपको F1 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि सारे रिवेट्स का क्रॉस सेक्शन सेम माना है आपने, तो N इक्वल टू जहाँ क्या है, नंबर ऑफ रिवेट्स। तो एक तो ये F1 की वैल्यू इस टाइप से निकाल ली। अब आपको F2 की वैल्यू निकालनी है, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं P इंटू ई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ आर आई स्क्वायर इंटू आर आई। ठीक है, तो ये F2 की वैल्यू है। तो ये F2 आपका क्या है, ये आपका शेयर फोर्स है ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट, यानी P इंटू ई जो ट्विस्टिंग मोमेंट जनरेट हो रहा था उस लोड की वजह से, तो उसकी वजह से ये शेयर फोर्स डेवलप हो रहा है। ठीक है, ट्विस्टिंग मोमेंट क्या था, P इंटू ई, तो इसकी वजह से जो शेयर फोर्स डेवलप हुआ F2, उसकी वैल्यू है P इंटू ई अपॉन समेशन आर आई स्क्वायर इंटू आर आई, जहाँ आर आई क्या है, आर आई है रेडियल डिस्टेंस ऑफ ईच रिवेट, यानी हर रिवेट की रेडियल डिस्टेंस जो है CG से, तो वो आर आई की वैल्यू है ऑफ रिवेट ग्रुप। ठीक है, तो इसके थ्रू जो है आर आई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और समेशन ऑफ आर आई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप वो यूज करेंगे और यहाँ पर जो आर आई है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा दूर डिस्टेंस पे जो रिवेट होगा उसकी जो CG से डिस्टेंस होगी वो यहाँ पर आर आई को आप यूज करेंगे। तो जो आप फाइनल फोर्स निकालते हैं, रिजल्टेंट फोर्स, जिसको आप Fr से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से जो है आप रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं, जहाँ थीटा जो है एंगल है बिटवीन F1 एंड F2। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है सारे रिवर्ट्स का, तो मोस्ट क्रिटिकली स्ट्रेस्ड रिवर्ट जो है वो होगा जो कि जिसके लिए आर की वैल्यू तो सबसे ज़्यादा हो और एंगल जो है F1 और F2 के बीच का वो मिनिमम हो, तो वो आप मोस्ट क्रिटिकली स्ट्रेस्ड रिवर्ट को कंसीडर करेंगे। जैसे कि अगर आपने अभी देखा, सपोज रिवेटिंग कुछ इस टाइप से है। ठीक है, ये रिवेट्स हैं, तो इनकी अगर CG की बात करें तो ये CG आ जाएगी, और सपोज इसमें जो लोडिंग ओवरऑल एक्ट कर रही है, ठीक है, ये कुछ इस टाइप का है कनेक्शन, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है P और ये आपका ब्रैकेट है, तो इस टाइप से फोर्स लग रहा है। इनके बीच की सेंट्रोइडल डिस्टेंस जो है वो सेंट्रोइड से वो कितनी है, E है। तो आपने सपोज इस रिवेट की बात करी, तो इस रिवेट की अगर आप देखें तो सपोज ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया CG से, तो ये वर्टिकल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो इस पर एक वर्टिकल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, और ये क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है CG के रिस्पेक्ट में, तो इसीलिए 90 डिग्री अगर आप इस पे देखें तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। इनके बीच का एंगल क्या बन रहा है, ये। ठीक है, वही अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये क्या हो गया, सेंट्रोइडल, ये डिस्टेंस हो गई। इसके बीच जो है फोर्स, वर्टिकल फोर्स एक तो F1 एक्ट कर रहा है, और इस लाइन का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी F2 भी इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो इनके बीच का थीटा एंगल क्या हो गया, 0। तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है F1 F2 का वो 0 हो गया। दूसरा, अगर आप इस रिवेट की बात करें तो सपोज ये रिवेट है, तो इसमें एक ये वर्टिकल फोर्स एक्ट कर रहा है और इसका 90 डिग्री, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन है तो इसका क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होगा, इधर ये F2 है, तो ये एंगल जो है इनके बीच का वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वो फोर्सेस लेने हैं, मतलब क्या है कि आपको वो फोर्सेस काउंट करने हैं कि जो थीटा की, आर की तो वैल्यू मैक्सिमम दे। अब जैसे यहाँ आर की वैल्यू कम है, यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ मैक्सिमम है, इसके लिए मैक्सिमम है, इसके लिए। तो अगर आप इस रिवेट की बात करें तो एक तो ये F1 वर्क कर रहा है, इसका 90 डिग्री इस लाइन ऑफ एक्शन का क्या हो गया, F2 ये। ठीक है, इसका 90 डिग्री, यानी इनके बीच की जो एंगल है वो सबसे ज़्यादा है, तो जो एंगल होना चाहिए F1 और F2 का वो मिनिमम होना चाहिए, तो ये एंगल यहाँ पर मिनिमम है, इसीलिए आप ये मोस्ट क्रिटिकली स्ट्रेस्ड रिवेट जो है वो इसको कंसीडर करेंगे। तो ए रिवेट जो होगा वो आपका मोस्ट क्रिटिकली स्ट्रेस्ड रिवेट होगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो है कोई भी डिज़ाइन आप कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। एक न्यूमेरिकल के थ्रू देख लीजिए। द फिगर shows a steel bracket connection using 12 20 mm diameter rivets। 12 diameter rivets, 12 rivets यूज कर रहे हैं 20 mm diameter के,
द कनेक्शन ट्रांसमिट्स एन इसेंट्रिक लोड जो है वो 200 किलो न्यूटन का है एट अ डिस्टेंस 250 mm फ्रॉम CG ऑफ रिवेट ग्रुप. फाइंड मैक्सिमम फोर्स इन द रिवेट. आपको एक तो मैक्सिमम फोर्स फाइंड करना है और चेक करना है कि वेदर रिवेट्स आर सेफ, कि रिवेट सेफ है या नहीं. इफ प्लेट ऑफ थिकनेस ऑफ प्लेट्स जो है जो कि रिवेट्स को कनेक्ट कर रही है वो है 20 mm की. तो डायग्राम आपको इस टाइप से गिवन है कि टोटल जो है 12 रिवेट्स का यूज किया गया है. इस टाइप से जो है रिवेट्स का अरेंजमेंट जो है गिवन है क्वेश्चन में. और ये जो है लोडिंग गिवन है. लोड जो है यहाँ पर गिवन है P, जिसकी वैल्यू है 200 किलो न्यूटन. ठीक है, ये 12 रिवेट्स जो हैं गिवन है. और जो सेंट्रॉइड है उससे जो डिस्टेंस है लोड की वो आपकी 250 mm गिवन है. यानी E की जो वैल्यू है वो 250 mm जो है वो लोड से गिवन है. तो आपको मैक्सिमम फोर्स फाइंड करना है. तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है मोस्ट क्रिटिकली स्ट्रेस्ड रिवेट कौन सा होता है, जिसमें R की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो और थीटा की वैल्यू मिनिमम हो. यानी सबसे कम हो थीटा की वैल्यू, R की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो. तो आपको पता है कि इस रिवेट की अगर आप CG से डिस्टेंस देखें तो ये सबसे ज़्यादा मिल रही होगी. यानी ये 4 रिवेट्स जो हैं ऐसे हैं जिनकी CG से डिस्टेंस सबसे ज़्यादा मिल रही है. तो सपोज इसको अगर आपने नंबरिंग कर दी तो ये रिवेट हो गया आपका A, B, C, ये रिवेट C है, D है, E, F, G, H, I, J, K एंड L. ठीक है, सबकी अलग अलग नंबरिंग कर दी. तो अगर आप सेंट्रॉइड से देखें तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस क्या होगी, इन रिवेट्स की होगी. यानी जो कॉर्नर में रिवेट्स हैं तो CG से इनकी डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी. तो यहाँ पे जो फोर्स ये वर्टिकल लाई कर रहा है तो एक्सियल लोड भी यहाँ पर लग रहा होगा. यानी जो F1 लग रहा है वो इस टाइप से लग रहा होगा. और ये जो इसका लाइन ऑफ एक्शन है इससे ये फोर्स 90 डिग्री पे है. तो यहाँ पे जो क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है इस फोर्स का CG के अबाउट, तो यहाँ पर भी अगर इसके लाइन ऑफ एक्शन से देखें तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा F2 का. तो ये वैल्यू आपकी F2 की होगी और इनके बीच का जो एंगल होगा ये थीटा होगा. ठीक है, तो ये एंगल कौन सा होगा, ये एंगल वो होगा आपका थीटा, जो आपको ये एंगल मिल रहा होगा थीटा. क्योंकि आपको पता है अगर आप इसको वर्टिकली ड्रॉप करें तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा. और ये पूरा एंगल 90 है, इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा थीटा. ठीक है, तो ये थीटा आपको फाइंड करना है, तो ये वैल्यू इसके इक्वल होगी थीटा की. तो ये आपका मोस्ट क्रिटिकली स्ट्रेस्ड रिवेट होगा. ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी होगी CG से, सपोज RB. इसकी डिस्टेंस क्या होगी RA. तो इस टाइप से अगर आप चारों की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकली स्ट्रेस्ड रिवेट आपको कौन सा मिल रहा होगा, B मिल रहा होगा. जैसे कि अगर आप L की बात करें तो आपको पता है लाइन ऑफ एक्शन क्या है इसका रिवेट का CG से ये. तो यहाँ पे जो फोर्स आ रहा है ये आपका आ रहा है F1 और 90 डिग्री यानी क्लॉकवाइज रोटेशन पे ये आपका वैल्यू मिल रही है F2 और ये एंगल आपको मिल रहा है. ठीक है, ये इनके बीच का एंगल है. वही अगर आप K की बात करें तो K का लाइन ऑफ एक्शन ये है. तो इस पे जो फोर्स F1 आ रहा होगा वर्टिकल, इस लाइन ऑफ एक्शन के 90 डिग्री फोर्स ये मिल रहा होगा, इनके बीच का एंगल ये है. सेम अगर A की बात करें तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर R की वैल्यू ये है. तो यहाँ पे ये F1 मिल रहा है और ये आपका फोर्स आ रहा है F2. तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, इनके बीच का ओवरऑल एंगल ये सबसे ज़्यादा एंगल आपको मिल रहा है. ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि ऐसा रिवेट चूज करना है जिसमें R की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो और थीटा की वैल्यू सबसे कम हो. कह सकते हैं B और L दो रिवेट्स ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकली स्ट्रेस्ड हैं क्योंकि इनके बीच के थीटा की वैल्यू भी सेम है मिनिमम और ओवरऑल R की वैल्यू भी सबसे ज़्यादा है. तो कोई भी एक रिवेट्स आप कंसीडर कर सकते हैं. सपोज RB को यूज़ कर लीजिए, चाहे ये L रिवेट को यूज़ कर लीजिए. तो सबसे पहले आपको F1 की वैल्यू निकालनी है. F1 इक्वल टू क्या होता है अपॉन N, नंबर ऑफ रिवेट्स, जहाँ P क्या है 200 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रिवेट्स टोटल कितने 12. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 16.67 किलो न्यूटन. ठीक है, अब आपको F2 की वैल्यू निकालनी है. F2 क्या होता है P इंटू ई अपॉन समेशन ऑफ RI स्क्वायर इंटू RI. RI क्या होता है, जो मोस्ट क्रिटिकली स्ट्रेस्ड रिवेट हो.
तो आप यहाँ पे कौन सा रिवेट कंसीडर कर लेंगे, आर बी सपोज ले लिया आपने, तो आर बी की जो डिस्टेंस होगी वो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये डिस्टेंसेस फाइंड करनी है। तो आर बी क्या है, ये रेडियल डिस्टेंस है सी जी से वो बी के बीच की, तो यहाँ की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो आपको क्वेश्चन में ये जो पिच और गेज डिस्टेंसेस हैं वो गिवन है। जैसे कि ये एक रिवेट है, ठीक है, इन रिवेट के जो बीच की सेंटर से डिस्टेंस है ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये 50 है, ये 50 गिवन है आपको, और इन रिवेट्स के जो बीच की डिस्टेंसेस हैं ये सारी आपको 80 mm गिवन है, ठीक है। तो आपको ये डिस्टेंसेस गिवन है, अब आपको फाइंड करना है आर, सारी ये जो सारी डिस्टेंसेस हैं ये 80 mm की गिवन है। तो अब आपको आर बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस रूट ऑफ, यानी रूट ऑफ यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 50, यानी 50 स्क्वायर प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो आपको पता है इस रिवेट से इस रिवेट तक की डिस्टेंस कितनी है 80, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 80 है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी 80 का हाफ, क्योंकि तभी ये सी जी पर आया है। यहाँ से यहाँ तक 80 है, इसका हाफ क्या हो गया 40। तो यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस होगी वो आपको पता है 80 + 80 + 40। तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 80 + 80 + 40 स्क्वायर। तो आर बी की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 206.15 mm, और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, एक तो आर एल के इक्वल टू आर के और इक्वल टू आर ए के, ठीक है। यानी इन चारों की डिस्टेंसेस ये मिल गई। अब आपको दूसरी डिस्टेंस निकालनी है, यानी आर डी की। तो आपको पता है आर डी जी और आई और जे इन सब की डिस्टेंस इक्वल होगी, यानी आर जी इक्वल टू आर डी इक्वल टू आर आई इक्वल टू आर जे। तो इन सब की डिस्टेंसेस इक्वल है। ये डिस्टेंस फाइंड करनी है यहाँ से यहाँ तक की। तो आपको पता है रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस स्क्वायर, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी 80 + 40, यानी 80 + 40 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर। तो ओवरऑल ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी यहाँ पे, जो आपको आर डी, ये सारी डिस्टेंसेस जो हैं आपको मिल रही हैं 30 mm, ठीक है। अब आपको ये चार रिवेट्स हैं, इनकी डिस्टेंस सेम है, इनकी फाइंड करनी है, यानी कि आर ई इक्वल टू आर एफ इक्वल टू आर जी इक्वल टू आर एच, इन सब की डिस्टेंस सेम है। तो इसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 40 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, 40 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 64.03 mm, ठीक है। तो ये सारी डिस्टेंस आपको मिल गई। F2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा P, यानी 200 किलो न्यूटन है, न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज किलो न्यूटन में रखिए, इंटू ई की वैल्यू कितनी है, जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू है 250 mm है, 250 इंटू आर बी की वैल्यू कितनी है 206.15, ठीक है, डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ आर आई स्क्वायर, यानी इन सब की वैल्यूज का समेशन। तो आप क्या करेंगे, सम कर दीजिए। तो 206.15, ये चार की डिस्टेंस सेम है, ठीक है, तो इनका स्क्वायर करेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ आर बी स्क्वायर कर दीजिए। इन चार की वैल्यू सेम है तो 4 टाइम्स ऑफ आर जी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ आर ई स्क्वायर, ठीक है। तो इनका जब सम करेंगे तो ओवरऑल आपको F2 की जो वैल्यू है मिल जाएगी 40.58 किलो न्यूटन। अब आपको जो है F1 और F2 की वैल्यू मिल गई, तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ठीक है। तो अब आपको थीटा की वैल्यू नहीं पता है, तो आपको पता है मोस्ट क्रिटिकली स्ट्रेस रिवर्ट क्या था, बी था, ये वैल्यू जो थी, तो ये सी जी है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये एंगल आपको थीटा फाइंड करना है। वही एंगल होगा सेम, ये F1 और F2 के बीच का जो एंगल है ये एंगल है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता है कितनी है, टोटल 80 + 80 + 40, यानी कि ओवरऑल 200 mm ये डिस्टेंस पता है, और ये डिस्टेंस 50 mm पता है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। tan थीटा क्या हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 50 विच इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू मिल गई 75.96 डिग्री। यहाँ पे पुट कर दीजिए। रूट ऑफ F1 की वैल्यू आपको पता है 16.67 स्क्वायर प्लस F2 आप निकाल चुके हैं 40.58 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 16.67 इंटू 40.58 इंटू कॉस थीटा।
तो कॉस थीटा की वैल्यू है 75.96 डिग्री। तो ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 47.45 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको सेफ लोड की मिल गई। अब आपको ये चेक करना है कि जो रिवेट है वो सेफ है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको रिवेट वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। रिवेट वैल्यू अगर आपने फाइंड कर ली तो आप बता सकते हैं कि अगर ये फोर्स रिवेट वैल्यू से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि रिवेट वैल्यू सेफ नहीं है, क्योंकि रिवेट वैल्यू की जो वैल्यू है, रिवेट की जो वैल्यू यानी रिवेट की जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा आनी चाहिए, तभी रिवेट जो है आपका सेफ रहेगा। ठीक है, तो आपको रिवेट वैल्यू के लिए पी एस की वैल्यू निकालनी है, पाई/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ एस। ठीक है, तो आपको जो है पाई/4 इंटू डी की वैल्यू आपको गिवन है, 20 रिवेट आया है तो 21.5 हो गया, स्क्वायर इंटू एफ एस सपोज आप नहीं दिया है तो एज्यूम कर लीजिए 100, इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 100 न्यूटन पर स्क्वायर होती है। तो यहाँ से पी एस की वैल्यू आ जाएगी 36.28 किलो न्यूटन। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए एज्यूम, गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो एज्यूम कर लिया। बियरिंग स्ट्रेंथ देख लीजिए, पी बी इक्वल टू क्या होता है, डी इंटू टी इंटू एफ बी। तो आपको डी पता है 21.5, थिकनेस क्वेश्चन में गिवन है 20 इंटू एफ बी की वैल्यू 300 आपने क्या की, एज्यूम कर ली। तो ओवरऑल पी बी की वैल्यू आ जाएगी 129 किलो न्यूटन। तो यहाँ से आर बी की वैल्यू कितनी आ गई, 36.28 किलो न्यूटन। और ये आप देख रहे हैं ये वैल्यू जो है लेस देन है फोर्स रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू से, इसका मतलब है रिवेट जो है वो आपका फेल कर जाएगा। तो रिवेट जो अपना मोस्ट क्रिटिकली स्ट्रेस्ड रिवेट कंसीडर करे थे, बी एल एंड विल फेल। ठीक है, तो आपको यही बताना है कि ये फेल करेंगे, फेल होंगे या सेफ है। तो आप रिवेट जो बी और एल हैं वो फेल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम फोर्स इन द रिवेट जो है आपको फाइंड करना है। ये अरेंजमेंट गिवन है, इसमें ये 4 रिवेट्स जो हैं आपको गिवन है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये 4 रिवेट्स जो हैं गिवन है और ये फोर्सेस गिवन है, आपको पूछा है मैक्सिमम फोर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप F1 की वैल्यू निकालेंगे। F1 क्या होता है, जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रिवेट्स। तो आपको पता है एक तो ये डाउनवर्ड फोर्स पूरे अरेंजमेंट में ऐड कर रहा है और एक सेम क्वांटिटी का लोड जो है अपवर्ड डायरेक्शन में ऐड कर रहा है। तो हमेशा नेट फोर्स लेते हैं। पहले अरेंजमेंट में क्या था, पहले जो क्वेश्चन आपने किया था उसमें सिर्फ एक ही फोर्स ऐड कर रहा था तो आपने वही फोर्स ले लिया। अब यहाँ पे क्या है, ये डाउनवर्ड यानी पी ले लिया, तो ये अपवर्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए आपने माइनस पी। ठीक है, तो नेट फोर्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रिवेट्स 4, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। F2 इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, P इंटू ई इंटू आर आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ आर आई स्क्वायर। अब आपको ये देखना है कि मोस्ट क्रिटिकली स्ट्रेस्ड रिवेट कौन सा है। तो आप बी की अगर बात करें, ठीक है, तो ये यहाँ पे ये फोर्स F2 लग रहा होगा, सी के लिए जो है ये फोर्स लग रहा होगा और इसके लिए ये फोर्स ऐड कर रहा है और ए के लिए जो है ये फोर्स ऐड कर रहा है। यानी सारे ही रिवेट्स मोस्ट क्रिटिकली स्ट्रेस्ड होंगे क्योंकि F1 तो एक्ट कर नहीं रहा। तो आप यहाँ पे किसी की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो सपोज आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू आर सी इक्वल टू आर डी, सबकी वैल्यू अगर आप फाइंड करें एक ही होगी, विच इज़ इक्वल टू ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। ठीक है, ये आर बी है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, ये 240 गिवन है टोटल, तो इसका हाफ 120 और यहाँ से यहाँ तक 180 गिवन है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, 90। ठीक है, तो 240 यानी 120 और 90, तो 120 स्क्वायर प्लस 90 स्क्वायर, तो जो आर की वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 150 ठीक है, तो F2 की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा P, यानी कि P को P रहने दीजिए इंटू E की वैल्यू कितनी है 300 CG से P तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी दे रखी है, P इंटू ई। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि एक तो ये भी क्लॉक CG के अबाउट इसका रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज, और इस फोर्स का ये अपवर्ड है और इस CG के अबाउट इसका रोटेशन भी कैसा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो P इंटू ई 300 हो गया, प्लस इस फोर्स की बात करें ये भी क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव, प्लस P इंटू 300, तो ये तो आपको P इंटू ई की वैल्यू हो गई इंटू आर आई, कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए एक ही है, 150 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 150 स्क्वायर। तो ओवरऑल इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P। अब आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर
प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2 cos थीटा। तो ये पोर्शन तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे F1 की वैल्यू ज़ीरो है, तो डायरेक्टली क्या बचेगा F2। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे और F2 की वैल्यू क्या है P, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो मैक्सिमम फोर्स रिवेट्स में लग रहा है, वो कितना लग रहा है P। तो ये इस टाइप से इस क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें मैक्सिमम फोर्स जो है रिवेट में फाइंड करना है और अरेंजमेंट जो है कुछ इस टाइप से गिवन है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने देखा ये चार रिवेट्स जो हैं गिवन है A B C एंड D। तो F1 की वैल्यू फाइंड करी, F1 इक्वल टू क्या होता है, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रिवेट्स N। तो नेट फोर्स कितना है, एक ये P लोड लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक ये P लोड जो है ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसीलिए ऐड हो जाएंगे P प्लस पी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रिवेट्स कितने हैं 4। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी P/2। अब आपको F2 की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला होता है P इंटू ई इंटू आर आई अपॉन समेशन ऑफ आर आई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे PE यानी ओवरऑल जो नेट मूवमेंट आएगा वो आपको देखना है। तो ये सेंट्रॉइड है, CG रिवेट का है, इससे अगर इस लोड की बात करें तो ये तो क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है और ये जो लोड है इस CG के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू दोनों में ही सेम है। तो इसकी अगर आप बात करें तो ओवरऑल क्या आ जाएगी P इंटू 300 और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है यानी माइनस साइन P इंटू 300। ठीक है, इंटू आर आई अपॉन समेशन ऑफ आर आई स्क्वायर। तो यहाँ पे F2 की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, जीरो। पहले केस में क्या हो रहा था, पिछले क्वेश्चन में F1 की वैल्यू जीरो हो रही थी क्योंकि फोर्स की जो डायरेक्शन थी वो अपोजिट थी। यहाँ पर जो रोटेशन दे रहा है CG के अबाउट ये दोनों अपोजिट दे रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2 cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे F2 की वैल्यू जीरो है, ये पोर्शन जीरो हो गया, ये पोर्शन जीरो हो गया, तो फाइनली क्या बचा F1 यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स की अब वैल्यू कितनी आ गई, P/2। ठीक है, तो जो मैक्सिमम फोर्स रिवेट में आ रहा है वो मैक्सिमम फोर्स कितना आ जाएगा, P/2। तो इस टाइप से जो है इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट केस आता है केस 2, जो कि है आउट ऑफ प्लेन इसेंट्रिक रिवेटेड कनेक्शंस। यानी कि पहला आपने पढ़ा था प्लेन में ही थे रिवेटेड, जो भी इसेंट्रिसिटी थी लोड की वो प्लेन में ही थी। अब इसमें जो है आउट ऑफ प्लेन बात कर रहे हैं, यानी जो रिवेटेड ग्रुप है और जो लोड है वो सेम प्लेन में नहीं है। आप देख रहे हैं रिवेटेड का जो ग्रुप है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, यानी आपको सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है और लोडिंग जो है वो इस प्लेन में है। क्लियर है, तो ये डिफरेंट प्लेन में हो गए। तो इस टाइप के कनेक्शंस जो है आउट ऑफ प्लेन इसेंट्रिक कनेक्शंस कहलाते हैं। इसमें जो है बेंडिंग भी वर्क करती है, यानी कि बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप होंगी क्योंकि जो आउट स्टैंड लैग है ब्रैकेट का, ठीक है, ये जो लैग है ये बेंडिंग को क्रिएट कर देगा और ये जो न्यूट्रल एक्सेस है इसके जो ऊपर की जो भी रिवेट्स हैं ये आपके बेंडिंग, शियरिंग और बियरिंग, यानी कि शियरिंग में और आपका बियरिंग में और टेंशन में, ये तीनों में होंगे। और ये जो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे के रिवेट्स हैं जब इस पे लोड लग रहा है तो ये शियर में होंगे सारे रिवेट्स और साथ ही साथ ऊपर न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर तो टेंशन क्रिएट होगा लेकिन न्यूट्रल एक्सिस के जो नीचे के रिवेट्स हैं ये टेंशन को बियर नहीं करेंगे, यहाँ पे कंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है, तो अब सपोज देख लीजिए कि जो ड्यू टू अप्लाइड लोड P, जो P लग रहा है तो उससे ब्रैकेट बेंड होगा जिससे कि बेंडिंग स्ट्रेसेस ब्रैकेट में डेवलप हो जाएंगी। तो डायरेक्ट फोर्स P की वजह से जो रिवेट्स हैं सब्जेक्टेड टू शियरिंग और बियरिंग, शियरिंग और बियरिंग में सब्जेक्टेड हो जाएंगे, यानी शियरिंग और बियरिंग एक्ट करेगी। तो बेंडिंग मोमेंट M की वजह से जो रिवेट है जो कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है वो तो उसमें तो टेंशन क्रिएट होगा लेकिन जो बिलो न्यूट्रल एक्सिस के रिवेट्स हैं वो यूजलेस है रजिस्टिंग कंप्रेशन, तो उसमें वो कंप्रेशन को रजिस्ट करने में यूजलेस है। तो जो कंप्रेशन स्ट्रेसेस हैं वो आउटर ब्रैकेट द्वारा रजिस्ट की जाएंगी बाय प्रेसिंग द फ्लेंज ऑफ आई सेक्शन। ये जो आई सेक्शन था इस टाइप से आपका, ठीक है, ये आप फ्रंट व्यू देख रहे हैं तब आपको इस टाइप का दिखेगा, यहाँ पे साथ में ये एंगल सेक्शन यूज हो रहा है, ये लोडिंग लग रही है। तो जब फ्रंट से देखेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट दिखेगा, जब आप उधर साइड व्यू देखेंगे तो कुछ इस टाइप से अंदर ये ब्रैकेट जा रहा होगा, ये आई सेक्शन इस टाइप से वर्क कर रहा होगा। ठीक है, तो आउटर ब्रैकेट जो है वो कंप्रेशन स्ट्रेसेस को रजिस्ट करेगा। तो जो रिवेट है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर
वो तो टेंशन, शियर और बियरिंग इन तीनों में है। और जो रिवेट बिलो न्यूट्रल एक्सिस है, यानी न्यूट्रल एक्सिस के जो नीचे के रिवेट्स हैं वो शियरिंग और बियरिंग ओनली में सब्जेक्टेड होंगे। वहां पे सिर्फ शियरिंग और बियरिंग को ये रजिस्ट कर रहे हैं, और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर के रिवेट्स टेंशन, शियरिंग और बियरिंग इन तीनों को रजिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए, सिंस जो रिवेट्स हैं अबव न्यूट्रल एक्सिस वो किसके सब्जेक्टेड होंगे, टेंशन और शियरिंग के। तो जो गवर्निंग क्राइटेरिया है जिससे कि रिवेट फेल ना हो, उसको प्रिवेंट कर सके, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप करते हैं सिग्मा ए टी कैल डिवाइडेड बाई सिग्मा ए टी प्लस टाउ वी ए कैलकुलेटेड डिवाइडेड बाई टाउ वी ए। इसकी वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.4, 1.4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में है। जब वर्किंग स्ट्रेस मेथड में यूज़ करेंगे तो इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। वही अगर लिमिट स्टेट मेथड की बात करें तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे पी टी कैल अपॉन पी टी। यहाँ पे फोर्स की बात हो रही है, ऊपर स्ट्रेस की बात थी। पी एस कैल डिवाइडेड बाई पी एस होल स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1.0। तो ये आपका लिमिट स्टेट मेथड में फॉर्मूला है रिवेट को प्रिवेंट करने का। ठीक है, तो जहाँ सिग्मा ए टी कैल है, क्या सिग्मा ए टी कैल है, ये आपकी कैलकुलेटेड टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस इन रिवेट। ठीक है, यानी जो आप कैलकुलेट करेंगे वो टेंसाइल स्ट्रेस है रिवेट में। अब नेक्स्ट जो है सिग्मा ए टी क्या है, ये आपकी परमिसिबल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस है जो आपकी क्वेश्चन में गिवन होगी, परमिसिबल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस इन रिवेट। सिमिलरली टाउ वी ए कैल क्या है, टाउ वी ए कैल है ये आपका कैलकुलेटेड एवरेज शियर स्ट्रेस, कैलकुलेटेड एवरेज शियर स्ट्रेस। और जहां टाउ वी ए जो है आपका वो है आपका परमिसिबल शियर स्ट्रेस। ठीक है, वही अगर आप बात कर रहे हैं पी टी कैल और पी टी, पी एस कैल और पी एस, तो ये है आपका कैलकुलेटेड फैक्टर टेंसाइल फोर्स। यहाँ पे लिख दे रही हूँ, जहाँ पी टी कैल जो है आपका कैलकुलेटेड फैक्टर्ड टेंसाइल फोर्स जो आप कैलकुलेट करेंगे, और पीटी क्या है, ये टेंशन कैरिंग कैपेसिटी है रिवेट की, टेंशन कैरिंग कैपेसिटी जो आपकी क्वेश्चन में मेंशन रहेगी, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रिवेट। सिमिलरली अगर पी एस कैल की बात करें तो ये आपका कैलकुलेटेड शियर फोर्स है जो कि आप कैलकुलेट करेंगे, और जहाँ पी एस जो है आपका शियर कैरिंग कैपेसिटी है, शियर कैरिंग कैपेसिटी। तो बस आपको ये दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। आउट ऑफ प्लेन इसेंट्रिक कनेक्शंस में सिग्मा ए टी कैल अपॉन सिग्मा ए टी प्लस टाउ वी ए कैल अपॉन टाउ वी ए शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.4 वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, और लिमिट स्टेट मेथड में ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। एक न्यूमेरिकल देख लीजिए कि ईच बोल्ट शोन इन फिगर इज कैपेबल ऑफ रजिस्टिंग अ शियर फोर्स जो कि 20 किलो न्यूटन गिवन है और टेंशन ऑफ 15 किलो न्यूटन। तो द इंट्रैक्शन इक्वेशन जो है इन दोनों फोर्सेस के बीच की क्या होगी वो पूछा है आपसे। तो जो क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का डायग्राम गिवन है, फिगर ये एंगल सेक्शन यहाँ पर लगा हुआ है। तो आपको पता है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर के जो रिवेट्स हैं वो टेंशन को कैरी करते हैं, P इंटू ये इसेंट्रिसिटी जो है 100 mm गिवन है। ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस गिवन है, और यहाँ पर ये रिवेट्स लगे हुए हैं, और यहाँ पर बिलो न्यूट्रल एक्सिस ये रिवेट है। ठीक है, तो इसका जब आपने ये फ्रंट व्यू गिवन है, जब आप फ्रंट से देख रहे हैं तो कुछ इस टाइप का दिखेगा, लेकिन वही जब आप साइड से देखेंगे तो साइड से देखने में कुछ इस टाइप का आपको सेक्शन दिखेगा। यानी ये न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ पे ये दो रिवेट्स हैं और ये रिवेट्स हैं। ठीक है, तो फाइनली ये जो लाइन है ये आपको लाइन यहाँ पे मिलेगी, ये आपको दो लाइन्स ऊपर मिल रही होंगी, तो ये आपका साइड व्यू इस टाइप का दिखेगा। तो ये ऊपर दो रिवेट्स यूज कर रहे हैं एक ही लाइन में, और नीचे ये दो रिवेट्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है न्यूट्रल एक्सिस ये है, इसके ऊपर ये जो रिवेट्स हैं टेंशन फोर्स बियर कर रहे होंगे और ये कंप्रेशन फोर्स को बियर कर रहे होंगे। ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 mm गिवन है।
तो आपको इक्वेशन पूछी है इंटरेक्शन इक्वेशन। तो इंटरेक्शन इक्वेशन क्या होती है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में? पी एस कैल डिवाइडेड बाई पी एस प्लस पी टी कैल डिवाइडेड बाई पी टी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.4। तो ये आप फोर्सेस के केस में ये इक्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड में देखना है। तो यहाँ पे स्क्वायर अगर आपने कर दिया तो ये लिमिट स्टेट मेथड का केस बन जाता है, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1.0। तो यहाँ पे स्ट्रेस का स्क्वायर, स्ट्रेस भी आप लिख सकते हैं या आप फोर्सेस को भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो सपोज अब आपको पी एस कैल की वैल्यू चाहिए। पी एस की वैल्यू ओवरऑल क्वेश्चन में गिवन है 20 किलो न्यूटन और पी टी यानी कि टेंशन कैरिंग कैपेसिटी गिवन है 15 किलो न्यूटन, ठीक है। पी एस कैलकुलेटेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पी एस कैलकुलेट क्या है? कैलकुलेटेड shear फोर्स इन टॉप रिवेट्स, जो भी है। तो इसमें shear फोर्स कैलकुलेट करना है। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि टोटल shear फोर्स कितना लग रहा है? P होगा और ये 4 रिवेट्स में इक्वली डिवाइडेड है। तो कैलकुलेटेड shear फोर्स टॉप रिवेट में कितना हो जाएगा? P अपॉन N। तो फाइनली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? टोटल रिवेट्स कितने? P/4। तो चारों रिवेट्स में ही shear आ रहा है, तो P/4 ये आपका PS कैलकुलेटेड की वैल्यू हो जाएगी। अब आपको PT कैलकुलेटेड की वैल्यू चाहिए। तो PT कैलकुलेटेड की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे अगर आप देखें इस लाइन के CG के अबाउट अगर मोमेंट लेते हैं तो क्या आएगा? ये फोर्स एक लग रहा है P/100 जो कि क्लॉकवाइज है, और ये आपका एक फोर्स लग रहा है T/100 या C/100, एक ही बात है। तो फाइनली आप यहाँ पे लिख सकते हैं P/100 इक्वल टू T इंटू इनके बीच की जो डिस्टेंसेज हैं क्या हो जाएगी? T/100। तो फाइनली आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? P इक्वल टू T, यानी जो भी P की वैल्यू है वही आपकी T की वैल्यू हो जाएगी। और जो टेंशन है वो कितने रिवेट्स द्वारा हो रहा है? सिर्फ 2 रिवेट्स ही टेंशन को बियर कर रहे हैं। तो फाइनली जो आप PT कैलकुलेटेड की वैल्यू निकालेंगे वो क्या होगा? P/N। और टोटल कितने रिवेट्स हैं जो टेंशन बियर कर रहे हैं? 2 रिवेट्स, इसकी वैल्यू हो गई P/2। तो फाइनली यहाँ पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगी इक्वेशन? PS कैलकुलेटेड यानी P/4 और PS की वैल्यू कितनी है? 20 प्लस PT कैलकुलेटेड की वैल्यू है P/2 और PT की वैल्यू आपको पता है 15 शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.4, यानी कि आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1.4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला इक्वेशन क्या आ जाएगी? P/80 प्लस P/30 शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.4। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली जो हैं अगर पूछेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।